300 पेजेस के लगभग की आपकी तो उसमें ऐसे ही आपके स्टूडेंट इरिटेट करते होंगे कई बार आप और ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे सर, आप और ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, आप और ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, मर्डर तो बाहर ही था। मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। वो हम लोग स्कॉर की बात कर रहे थे, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क। इसका पर्पस क्या है, क्यों ये शुरू किया गया, इसकी तरह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और उसकी जो एक फॉर्मल रिपोर्ट किस फॉर्म में जनरेट होती है वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। कंपल्सरी है इसका रिपोर्ट सबमिशन का इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ लीजिए कि एफिलिएशन इसके बिना नहीं होता। अगर ये रिपोर्ट नहीं बनी है, एफिलिएशन में सारा कुछ अप टू द मार्क है, तो ऑब्जेक्शन रख किया जाता है। जब ये रिपोर्ट भरी जाएगी तब एफिलिएशन का प्रोसेस आगे शुरू होगा। लगभग 300 पेजेस की बुक है, मैं शेयर कर दूंगा, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ पर कोशिश की है कि इसको एक नटशेल में समराइज कर दिया जाए, जिससे कि अप्रैल ऑनवर्ड्स आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना है। एथनो ड्राइविंग इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस, जब क्वांटिटी बढ़ती है तो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है दैट इज क्वालिटी। अब यहाँ पर इश्यू आता है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। तो अगर क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी को कंपनसेट कर सकते हैं, पर अगर क्वांटिटी है और क्वालिटी नहीं है तो कंपनसेट नहीं होता है और वहाँ पर एसेट एक लायबिलिटी बन जाता है। क्या जल्दी एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उसमें बहुत कॉमन को देखा होगा। जब एसेट लायबिलिटी में कन्वर्ट होता है तो कितना तकलीफ दे होता है। एक और पॉपुलर सा वीडियो है, हो सकता है आप लोगों की नजरों से गुजरा हो। एक डॉग है, डॉगी, वो उसको उसका मालिक जगा रहा है और कह रहा है तुम्हें पता है कल क्या हुआ, देखा है क्या? तो कह रहा है हाँ पता तो है, लेकिन बताओ क्या हुआ। तो कह रहा है घर पे चोरी हो गई। तो कह रहा अच्छा क्या क्या गया? तो कह रहा है बहुत सारा जो कैश था, ज्वेलरी थी, वो चला गया। तो कह रहा मेरा कटोरा गया कि नहीं गया? और वो चेंज हाँ रील्स में है ना। तो वही एग्जाम्पल है कि जो एसेट था, तो मालिक कह रहा है कि तुम जाग रहे होगे तो थोड़ा बढ़िया होता। तो कहता है कोई बात नहीं, सिक्योरिटी गार्ड रख लो। तो ये एक एग्जाम्पल है जब हमारा एसेट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो विदाउट क्वालिटी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। उस पर काम करना ही पड़ेगा। हो गया। तो इस विजन के साथ में ये सारी एक्सरसाइज हो गई। It shifts the paradigm from compliance-driven external audits to internal institutional empowerment। और इसका पर्पस है, जैसे इवैल्यूएशन में भी आ रहा है, पीयर इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, पीयर इवैल्यूएशन, देन एक्सपर्ट इवैल्यूएशन। और इवॉल्विंग सोशियो-इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड फॉस्टर अ कल्चर ऑफ ओपननेस। सीबीएसई ने स्कूल्स का एक क्लब किया है, उसको सहोदय कहते हैं।
कंसेप्ट ऑफ समोदय, मतलब ग्रुप्स का एक क्लस्टर होगा, उनके टीचर्स का आपस में कोलैबोरेशन होगा और द पर्पस ऑफ शेयरिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस। आपने एक्सपीरियंस लिया होगा समोदय का, वो लोग टीचर्स ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अपने स्कूल की वो करते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं वो सारी चीज़ों का रहता है। तो उसका पर्पस ये है कि कल्चर ऑफ ओपननेस और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रिपेयरिंग द फ्यूचर लर्नर। अब हमारा जो स्टूडेंट है ये आज से 10 साल 15 साल बाद जॉब मार्केट में जाएगा, तो क्या हम उसको फ्यूचर रेडी तैयार कर रहे हैं? इज द चाइल्ड रेडी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस? इसीलिए जो वोकेशनल कोर्सेज है उसमें एक टॉपिक कंपलसरी जोड़ा गया है, उसको कहते हैं स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। जिनको अपनी फैक्ट्री लगानी है उनसे कोई मतलब नहीं है, पर जिनको नौकरी ढूंढने कहीं भी जाना है, स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इज अ मस्ट। और मैं तो आप लोगों को भी कहूँगा, बहुत अच्छी वो बुकलेट्स हैं एनसीईआरटी के लिए, सीबीएसई की साइट पे वोकेशनल एजुकेशन में सीबीएसई एकेडमिक्स, उसको कुछ एमबी डेटा लगेगा, आप डाउनलोड करिए और एक बार पढ़ के देखिए एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आईटी में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे वोकेशनल में 402 आईटी केवल नहीं है, हर वोकेशनल कोर्स के साथ स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एक कंपलसरी कंपोनेंट है। आप भी पढ़ के देखिए और हम सब के सीखने जैसा उसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो हमारा जब स्टूडेंट जिसको आप पढ़ा रहे हैं वो 10 साल 12 साल के बाद जब जॉब मार्केट में जाए तो कम से कम ऐसा ना हो कि वो ब्लैंक है, क्योंकि जो चीज़ें वो सीख के जा रहा है उसकी वहाँ पर यूटिलिटी अगर नहीं है तो लर्न, अनलर्न, देन रीलर्न, ये जो अनलर्न और रीलर्न का प्रोसेस होता है ये बड़ा तकलीफदेह हो जाता है कई बार। कैसे? जैसे हम ऐसे कई लोग हैं जब पढ़ते थे तो डांट भी पड़ती थी, पिटाई भी लगती थी, हमने वो सीखा था, वहाँ से आज हमको बच्चे को बहुत प्यार से हैंडल करना है, उस तक आने में हमें वो पुरानी हैबिट्स को अनलर्न करना है और नई हैबिट्स को रीलर्न करना है। तो चेंज इज नेवर एन इजी थिंग। चेंज कई बार होता है पेनफुल हो सकता है, कई बार होता है लेस पेनफुल होगा, पर चेंज हमेशा इजी नहीं होता, दैट इज फॉर श्योर। Curriculum and assessments are designed to mold students who are acquirers, seeking knowledge and understanding, then innovators, exploring, experimenting and introducing new concepts, and balance, taking care of physical, intellectual and emotional well-being while making decisions based on critical and creative thinking. Physical और इंटेलेक्चुअल हेल्थ के बारे में आप सब जानते हैं। इमोशनल हेल्थ तो कोई बताना चाहेगा? इमोशनल हेल्थ, who is too much mature but his mental health is not as good mature. खुद का इमोशन दूसरे से डिपेंड ना हो, जैसे हमको कुछ बोला जा रहा है तो अपने इमोशन को साइड में रखकर आप गुस्सा लगाते हैं उसके इमोशन। चलिए मैं सहानुभूति देना, सहानुभूति की जगह एम्पैथी, कंट्रोल एम्पैथी की जगह पे एम्पैथी देना। हाँ इसको अगर संस्कृत के 4-6 शब्दों में इसको सम अप करें तो वह क्षणे पुष्पा क्षणे पुष्पा 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 क्षणे क्षणे। साउंड से हो गया, सुनने में बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पहले भी बोला है कि मेरी कई चीजें हो सकता है 2 दिन बाद समझ में आए। तो ये
ओवरऑल वेलबीइंग की बात हो रही है। 5 एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बताएं सर उसके मीनिंग में अभी जो श्लोक हो रहे हैं हाँ, उसका हिंदी में वो बात नहीं। अब मैं कोई दावा थोड़ी कर रहा हूँ मुझे सब आता है। मैं तो यही कहता हूँ ना, आपको क्लास में मैं कुछ सीख के निकल जाता हूँ। मैंने कभी दावा किया और मुझे सब आता है तो अफजल सर से एक बार सर के पास टाइम नहीं होता तो अफजल सर से मैं शबान रमजान और ये जितने हैं वो और सारी जो 5 वक्त नमाज है उसका भी पूछ लेता हूँ। इसमें कुछ आइडिया स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर ऑफ स्टॉक ये कैसे काम करेगा। कल आप लोगों ने रिपोर्ट देखी, इसमें से कई स्ट्रक्चर्स देखे हैं। टोटल 7 एरियाज, 7 ब्रॉड एरियाज ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। ये डोमेन्स आपको दिख रहा था 1.1.1 ऐसे करके जो आ रहा है सब टॉपिक। फिर उसके बाद आता है सब डोमेन, स्पेसिफिक एरियाज कॉन्स्टिट्यूटिंग द डोमेन। देन स्टैंडर्ड्स, इसमें 84 बेंचमार्क्स हैं, बेंचमार्किंग स्टेटमेंट्स एनालाइजिंग द बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स ऑफ इफेक्टिव स्कूल। जो एटीट्यूड स्टैंडर्ड दिखा रहा था जिसमें स्टैंडर्ड 4 में है, 3 में है, ऐसे करके आ रहा था ना, वो सारे पैरामीटर जो दिखा रहा है। Then assessment rubrics, clear guidelines for evaluation. Then performance indicator, observable actions and practices defined across 4 distinct maturity levels. ये जो 4 maturity levels थे उसमें stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 ऐसे करते हैं। वो रिपोर्ट में दिख रहा है। 7 core domains and strategic weightages, ये सारे जो कोर डोमेन्स हैं और किस डोमेन का कितना वेटेज है। इसमें देखिए करिकुलम एंड पेडागोजी कंसिस्ट ऑफ 20% ऑफ वेटेज, जो आप सबसे जुड़ा होता है। मतलब अराउंड हाफ ऑफ द थिंग इज रिलेटेड टू टीचर्स। टीचर्स जब मैं कह रहा हूँ तो टीचर्स की ट्रेनिंग, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका स्किल of curriculum transaction, the way they are conducting their classes, educational evaluation और effective academic output। और इसमें 10% का beneficiary satisfaction भी जोड़ दें तो 50% तो ये हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10% आता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की यूटिलिटी इस पूरे इवैल्यूएशन में केवल 10% की है। अगर ये स्मार्ट बोर्ड आपके क्लासरूम में लगा है तो ये 10% के कैटेगरी में आएगा। 40% की कैटेगरी में वो आएगा जो आपने ट्रांजैक्ट किया। और ये इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, लीडरशिप 10% के भी। टीचर इज अ लीडर इन द क्लासरूम, टीचर एज अ पेडागोजिकल लीडर। पेडागोजिकल लीडरशिप में मैं एक क्लास कर चुका हूँ सेशन में। तो मोर देन 50% आप लोग पर इसका आउटकम डिपेंड करता है। मास्टरिंग करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट, ये सारा डोमेन 1 से पेडागोजी से रिलेटेड है। दिस डोमेन रिक्वायर्स टीचर्स टू बी फैसिलिटेटर्स हु मैप लर्निंग आउटकम्स टू पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू अचीव लेवल 4 डायनेमिक इवॉल्विंग। Maturity rating, schools must demonstrate all these things. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नोट करके रखिए। क्लास जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बाद में डिस्कस कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। अब इसमें स्कूल का विजन क्या है कि वो उसके ऑपरेशन सिस्टम में जो विजन एम्बेड हो जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अचीव लेवल 4 ऑफ डायनामिक इवॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। और उसके लिए एसओपी है। आजकल हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का टाइम है। मतलब कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हर एस्पेक्ट के लिए एक एसओपी का सिस्टम अब लगभग हर जगह आपको मिल जाएगा। और उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल की फील्ड में
हैं, जैसे बहुत कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ। आईएसओ के सर्टिफिकेशन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं। इवन आज की डेट में आईएसओ सर्टिफाइड स्कूल्स भी होते हैं। सेफ्टी पे भी आता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के रहते हैं, वो पैरामीटर्स हैं आईएसओ 14001। फिर उसका कार्बन फुटप्रिंट के बेसिस पर है, क्वालिटी आउटपुट के बेसिस पर है आईएसओ 9001। और इस तरह के अलग अलग रेटिंग्स हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन उनको क्वालिटी सर्कल ऑफ इंडिया करके या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया शायद आप बेहतर बता पाएंगे। तो उन लोगों का काम ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस का सर्वे करते हैं और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में अगर मान लीजिए कोई स्कूल अप्लाई करता है आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए, उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं, एक एक टीचर के कम से कम 4 या 5 क्लास को ऑब्जर्व करते हैं, प्रॉपर फीडबैक लेते हैं, लेसन प्लान देखते हैं, टीचर्स का सेशन कंडक्ट करते हैं बिफोर ऑब्जर्वेशन और आफ्टर ऑब्जर्वेशन, और उसके बेसिस पर वो पूरी रिपोर्ट बनाते हैं। और इसमें लगभग 10 या 12 असेसर्स उनके आते हैं, ऑडिटर्स जिनको कहते हैं, और 3 से 4 दिन में वो पूरे स्कूल की एक्सरे रिपोर्ट आ जाती है कि इस स्कूल का ये स्टेटस है, इतना करने से इतना आउटकम आएगा। और धीरे धीरे करके सारे ऑर्गेनाइजेशन उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड होता है जहाँ से आपकी क्वालिटी आती है। जैसे आज की डेट में किसी के पास अगर यूएसए का पासपोर्ट है तो भले उसको एबीसीडी भी नहीं आती हो, यूएसए का पासपोर्ट क्या होता है? यूएसए का पीएन का पासपोर्ट तो सबका आईडी है। पासपोर्ट होता है किसी देश से उस देश से बाहर जाने का सर्टिफिकेट, और वीजा होता है उस देश के अंदर आने का सर्टिफिकेट। Stay. Duration of stay. वो सर्टिफिकेट है, ड्यूरेशन तो सेकेंडरी हो गई। पासपोर्ट में भी ड्यूरेशन होता है, वीजा में भी ड्यूरेशन। आपका क्वेश्चन में बाद में आंसर करेंगे, दोनों अंतर होता है। अभी पासपोर्ट बनवाने में उस पे वीजा तो सर आप इंडिया के नागरिक हैं, आपको अमेरिका का पासपोर्ट कहाँ से मिल जाएगा? नहीं, पासपोर्ट जो बनाया जाता है मान लीजिए आप देश भारत देश के हैं, आपको बाहर जाना तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। मैंने क्या कहा, पासपोर्ट किसी देश से बाहर जाने का सर्टिफिकेट है, वीजा उस देश के अंदर आने का सर्टिफिकेट है। और वीजा से बाहर होता है, वीजा से बाहर नहीं है। इस देश को जाना चाह रहे हैं, देश ये छोड़िए, आपको अरुणाचल प्रदेश जाना है ना, तो पहले आपको पूरा देखेगा। नहीं, वो इसको क्लासरूम लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लीजिए, आपकी क्लास में कोई बच्चा कह रहा है सर मैं गो टू टॉयलेट, जब आप अलाउ करेंगे तब वो बाहर जाएगा। और बाहर से कोई आ रहा है सर मैं कम इन, जब आप अलाउ करेंगे तब अंदर आएगा। दोनों में डिफरेंस है ना। अंदर से बाहर वही बच्चा जाएगा जो आपकी क्लास में ऑलरेडी बैठा होगा। अमेरिका का पासपोर्ट आपके पास उसी कंडीशन में होगा जब आप अमेरिका के सिटीजन हो। तो अमेरिका का पासपोर्ट होने का मतलब वो एक क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे देशों में वीजा ऑन अराइवल मिलता है। हालांकि ये स्टेटस इंडियन पासपोर्ट को भी हासिल है कई देशों में कि आप उनके यहाँ 76 का एक से ज्यादा है ना, 50 करके भाई। इंडिया 77 में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स होता है ना, इंडिया 77 नहीं है 50 कंट्री में उठा सकता है अपना पासपोर्ट। मेरे बारे में बता दिया। वो बात नहीं। अब एसओपी का मतलब पर्पस ये होता है कि बॉटलनेक्स का रिमूवल, मतलब जहाँ जो प्रॉब्लम आ गई है, जो चैलेंजेस हैं वो कैसे दूर हों और चीज़ों को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। क्योंकि जैसे कंकड़ है, बाहर कंकड़ है, आपने जूता पहना आराम से चले गए, अगर उसका 1/10% वाला साइज का कंकड़ आपके जूते के अंदर है, कितनी अच्छी रोड हो आप इसको नहीं जा सकते। तो एसओपी का पर्पस ये होता है मेक द थिंग स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड कंफ्यूजन। क्योंकि जब इंसान काम करते हैं तो इंसान को जो तकलीफ होती है वो इंटरनल डिसऑर्डर से ज़्यादा होती है बनिस्बत एक्सटर्नल डिसऑर्डर। इसलिए एसओपीज का इम्पोर्टेंस है। एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम एंश्योर्स एफिशिएंसी tempered with human touch of care and continuous stakeholder feedback loops. Stakeholder feedbacks जैसे stakeholder तो मेरे ख्याल में बहुत कॉमन पड़ रहा है आज के टाइम्स में, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हिंदी में उसको हितधारक कहते हैं।
का जो हम लोग बात कर रहे थे वो 4 years है। लेवल 1 इज इंसेप्टिक, मतलब अभी इनिशियल प्रैक्टिस शुरू हुई है और सिस्टम्स आर एड हॉक। एड हॉक मेरे ख्याल में फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वाले लोग करेक्ट करेंगे मुझे। एड हॉक से मतलब उसकी हिंदी होती है तदर्थ, एज इट इज। अभी तुरंत करना शुरुआत होता है उसको बोलते हैं क्या? तुरंत कोई चीज स्टार्टअप लिया जाता है उसको बोलते हैं मतलब काम चलाओ व्यवस्था ये Yes, एड हॉक। देन लेवल 2 आता है। अब इस एड हॉक में वैल्यू एडिशन हुआ तो हम लेवल 2 पर पहुंचेंगे। दिस मींस एविडेंसेस ऑफ इंप्रूवमेंट प्रैक्टिसेस आर प्राइमरीली करेक्टिव, मतलब जो भी प्रैक्टिस है वो करेक्टिव है, सुधार की तरफ है, जैसे आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट होता है। देन कम्स लेवल 3 दैट इज स्टेबल। लेवल 2 में फर्दर इंप्रूवमेंट हुआ, डिफाइन एंड डॉक्यूमेंटेड सिस्टम, डेटा ड्रिवन इंप्रूवमेंट प्रोसेस, मतलब यहाँ पर सिस्टम तो डिफाइन हो गया लेकिन जो इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट दैट इज आल्सो डिफाइंड, जिसको एक बार रेट ऑफ चेंज कह लेते हैं, जहाँ से कैलकुलस की शुरुआत होती है, स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। dy/dx डायनामिक इवॉल्विंग, इसमें जब स्टेबिलिटी में और फर्दर प्रोसेस इंप्रूवमेंट होगा तो स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस, गवर्नेंस exhibits a true systems approach to quality management। आज की डेट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे काम कर रहे हैं जो एजुकेटर्स की विजिट प्लान करते हैं। आप फिनलैंड में, डेनमार्क में, अमेरिका में, यूके में वो पे बेसिस पर हैं, पेमेंट करिए और जाकर के वहाँ के स्कूल के सिस्टम को देखिए और समझिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी शुरू किया, सीबीएसई ने शुरू किया, इनिशियली प्रिंसिपल्स को अलाउ करते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस में विजिट उनका शेड्यूल होता है 1 दिन या 2 दिन का। मैंने नेशनल सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन विजिट किया है, आईआईएम्स में विजिट शेड्यूल होती हैं, आईआईटीज में होती हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप उनके सिस्टम्स की वर्किंग देख सकते हैं और कैसे वो काम करते हैं, कहाँ और फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। एनसीएफटी नेशनल सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, ये रसायनी मुंबई में 80 एकड़ का उनका कैंपस है, 80 एकड़। मुंबई नागपुर हाईवे से मेरे ख्याल इतना होगा जितना यहाँ से वो ये रेलवे क्रॉसिंग, और वाशी में उनका मेन हेड ऑफिस है। अब इसमें जो स्कोर होता है वो कैसे डिकोड होता है, ये इसका बेसिक कैलकुलेशन है, मैथ वाले लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 84 standards yielding a maximum possible score of 336 points, और इन पॉइंट्स के बेसिस पर ईयर ऑन ईयर स्कूल ने प्रोग्रेस किया या नहीं किया ये डिसाइड होता है। डोमेन मतलब क्या मार्क्स, किसका मार्क्स है सर? डोमेन तो बता दिया था ना पहले ही, 7 डोमेन्स पहले बताया, उसके सब डोमेन्स हैं। ये डोमेन्स हैं कंसीडरिंग ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। सर डोमेन को मार्क्स देगा कौन सर? मतलब ये सिर्फ असेसमेंट है, आप देंगे। into 1 किसने लिखा है सर? 1 मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेगा टाइम थोड़ा और हाँ क्या कह रहे हैं? आप लोग मल्टीप्लाई कौन कर रहा है ना? हाँ 1 क्या है? 1 कोई उनका एक कैलकुलेशन होगा, वो कैलकुलेशन कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है, उसे कांस्टेंट में लेंगे कुछ दूसरा साइन नहीं है। दिया हुआ ताकि हम लोग पूछे पढ़ाई सही से करें। अब इसमें अगर बोर्ड को लगता है तो ये तो वेरिएशन है ना, जब 1.5 भी हो सकता है सर। हाँ वही है ना, इंटीग्रेशन में वो आप लोग एक एडिशनल कांस्टेंट ऐड अप करते हैं, सी कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट करते हैं।
तो उसकी वैल्यू वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। टाइम हो गया सर। 5 और है बाद में करना, कल